एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, भारत में कृषि विपणन महत्वपूर्ण यह है कि कृषि विपणन की आवश्यकता क्यों है, हम कृषि विपणन को बेहतर करना क्यों चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सिर्फ आगतों की वृद्धि करके उत्पादकता को बढ़ाना संभव नहीं है यदि किसानों के अतिरिक्त विपणन योग्य कृषि उत्पाद की बेहतर कीमत न मिले। इसलिए ये जरूरी है कि विपणन व्यवस्था ऐसी हो ताकि अतिरिक्त विपणन योग्य कृषि पदार्थ का बेहतर मूल्य मिले। यानी क्या हुआ, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, जो एग्रीकल्चर मार्केटेबल सरप्लस हैं, उनकी बेटर प्राइसिंग के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है। मार्केटिंग करता क्या है, सबसे पहले जाना जो मार्केटिंग करता क्या है। मार्केटिंग मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग करता क्या है। विपणन जो है, विपणन के माध्यम से कृषि उत्पाद में या किसी भी उत्पाद में की उपयोगिता में वृद्धि होती है, उपयोगिता में वृद्धि होगी फिर क्या होगा, ये कीमत को बढ़ाएगा। उपयोगिता बढ़ जाए किसी उत्पाद की तो कीमत क्या होगी। हम बात इसी की कर रहे हैं, तो इस बात की है कि किसी उत्पाद की कीमत बेहतर हो। मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक तो किसानों को बेहतर मूल्य मिले उनके उत्पाद का, और दूसरा जो उपभोक्ता है उसको कम कीमत पर वस्तुएं बाजार में। ऐसा तभी संभव है जब विपणन व्यवस्था से, कृषि विपणन व्यवस्था से जो मध्यस्थ हैं, जो मिडिल मैन हैं, उसको क्या करें, उसको हम कम से कम करें, उनकी संख्या मिनिमाइज करें। तो निश्चित रूप से दोनों उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर सकते हैं। किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकता है और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उपभोग की वस्तुएं, कृषि उत्पाद प्राप्त हो सकती है। ओके, कैसे उपयोगिता में वृद्धि होगी, कैसे हो सकती है उपयोगिता में वृद्धि, उसको हम समझने का प्रयास करें। ध्यान, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपयोगिता एक सापेक्षिक अवधारणा है। किसी वस्तु में कितनी उपयोगिता है यह स्थान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, यानी यदि हम यूटिलिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्लेसेस, किसी वस्तु में उपयोगिता परिवर्तित होती है यदि क्या करें हम, स्थान को हम बदल दें, प्लेस को बदल दें। यानी क्या, कौन सी यूटिलिटी हो गई, एक प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। स्थान उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, प्लेस यूटिलिटी का सृजन, क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। दूसरा क्या होता है, यानी किसी उत्पाद को एक छोटे मंडी के बजाय बड़ी मंडी में बेचा जाए, ग्रामीण क्षेत्र के बजाय बड़े विपणन केंद्र में बेचा जाए, तो क्या हो गया, स्थान बदलने से क्या हो गया, उनकी उपयोगिता बढ़ गई, और उपयोगिता बढ़ने से क्या होगा। दूसरा मैंने आपसे कहा था, क्या बोला था दूसरा, समय उपयोगिता, समय उपयोगिता का सृजन।
यानी टाइम यूटिलिटी भी क्या होती है, क्रिएट होती है। कैसे? मार्केटिंग के माध्यम से। यानी किसी उत्पाद को ऑफ सीजन में बेचा जाए, ठीक है, तो उस उत्पाद के मूल्य क्या मिलेंगे? जैसे मान लो फसल, यदि धान की फसल जिस समय लगाई जाती है, जब उसकी कटाई होती है, कटाई के समय क्या होती है, एक्सेस सप्लाई हो जाती है, कीमत क्या मिलती है, बहुत कम मिलती है। उसको यदि रख ले वो उस समय ना सेल करके किसान क्या करे, ऑफ सीजन में वो सेल करे, तो कीमत क्या मिलेगी उसको? ये क्या कर सकता है, यानी टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है मार्केटिंग। उसके बाद हमने आपको बताया था प्रोसेसिंग यूटिलिटी। प्रोसेसिंग यूटिलिटी क्या होगा? प्रसंस्करण। प्रसंस्करण उपयोगिता। तो क्या हमने देखा? एक हमने देखा प्लेस यूटिलिटी, दूसरा टाइम यूटिलिटी, और तीसरा हमने कहा प्रोसेसिंग। इन तीनों तरह की उपयोगिताओं का सृजन विपणन के माध्यम से किया जाता है, और इतनी उपयोगिताएं सृजित हो जाएंगी तो निश्चित रूप से उत्पाद की कीमत क्या होगी? कैसे हो सकती है? क्या करना चाहिए? ध्यान, प्लेस यूटिलिटी के लिए जरूरी क्या है? क्या करना चाहिए प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए? एक तो जो सस्ते यातायात साधन, चीप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड by government, by cooperative to farmers। सस्ते यातायात साधन मिल जाए तो किसान क्या करेगा? ले जाएगा आसानी से। ये होना चाहिए प्लेस यूटिलिटी के लिए। दूसरा क्या जरूरी है कि विपणन केंद्र। कौन से विपणन केंद्र? कौन से विपणन केंद्र? जिसको बोलते हैं नियमित मंडी। नियमित मंडी, रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट से प्लेस यूटिलिटी उत्पन्न। टाइम यूटिलिटी कैसे होगी? हमने आपको बताया था क्या करना टाइम यूटिलिटी के लिए? स्टोरेज। भंडारण की सुविधा हो, यानी किसान क्या करे, अपने किसी उत्पाद को, आप देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसान बहुत अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन करता है तो उसके सामने क्या होती है? रखने की समस्या। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो बहुत अधिक स्थान घेरते हैं, बहुत बल्कि होते हैं, भारी होते हैं, लो वैल्यू एंड हाई वेट, हैवी वेट, बल्कि होते, बहुत भारी होते हैं। अब गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में देखो तो घर के बाहर लोग क्या करते हैं? घर के अंदर रखने की जगह नहीं होती है, घर के बाहर अनाज को रखने का प्रबंध करते हैं। एक समस्या होती है, स्टोरेज नहीं कर सकते, और स्टोरेज करने की फैसिलिटी जिनके पास प्रॉपर नहीं है तो क्या करेगा वो? बहुत जल्दी उसको सेल कर देगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि किसान की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, अतिरिक्त कृषि उत्पाद को तत्काल बेच कर। ठीक है, यानी बेटर प्राइस का वो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, बेहतर मूल्य का प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कई सारी आवश्यकताएं हैं जिसको पूरा करना होता है। इसलिए बेहतर मूल्य जानते हुए कि भविष्य में हमको मिल सकता है बेहतर मूल्य अपने उत्पाद का, वो क्या करता है? प्रतीक्षा नहीं करता, वो बेच देता है। यदि ऐसी सुविधा हो जाए कि बेहतर मूल्य क्या, भविष्य में जो बेहतर मूल्य मिलेगा ऑफ सीजन में,
उसकी वो प्रतीक्षा कर सके। इसको क्या बोलेंगे, ये बेटर मार्केटिंग हो जाएगी। कैसे प्रतीक्षा कर सकता है, यदि उसके तत्काल की आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था हो जाए, वित्त की सुविधा हो, क्या हो, फाइनेंस फैसिलिटीज, वित्तीय सुविधा। तो क्या हमने देखा, टाइम यूटिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, स्टोरेज, और दूसरा क्या होना चाहिए, वित्तीय सुविधा, फाइनेंशियल फैसिलिटीज। ये भी वित्तीय सुविधाएं भी, ओके, वित्तीय सुविधा। प्रोसेसिंग यूटिलिटी जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैल्यू एडिशन बहुत अधिक होता है। प्रसंस्करण उद्योग जो कृषि से संबंधित एक महत्वपूर्ण उद्योग हैं, उन उद्योगों के विकास के लिए जरूरी है कि प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जैसे मैंने आपसे यह बात कही थी कि जो किसी उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, हम उनको उस रूप में उपभोग नहीं करते, ठीक उसी रूप में हम उपभोग नहीं करते। कई सारे कृषि उत्पाद ऐसे हैं, जैसे धान है, धान को हम चावल के रूप में बदलते हैं, या धान को चूड़े के रूप में बदलते हैं, या चूड़े को नमकीन के रूप में बदलते हैं। तो जो उसका रूप बदल रहा है उत्पाद का, क्या है, ये प्रोसेसिंग है। ऑयल सीड्स हैं, हम क्या खाते हैं, हम ऑयल खाते हैं, ऑयल सीड्स के रूप में नहीं खाते हैं। तो ऑयल सीड्स से क्या करें हम, जो क्रेशर मिल हैं, ठीक है, उनके माध्यम से क्या क्या ऑयल निकाल लेते हैं, ये प्रोसेसिंग हो गई। शुगर केन, उससे हम क्या बनाते हैं, शुगर मिल के माध्यम से चीनी मिल बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, ठीक है। गेहूं है, गेहूं से हम फ्लोर मिल से भी क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं। आटे से फिर हम क्या बनाते हैं, ब्रेड बना सकते हैं। फाइनली हम ब्रेड के रूप में उपभोग करते हैं, या आटे को प्रयोग करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी किसी उत्पाद को उपभोग के अंतिम वस्तु के रूप में तैयार करने की जो प्रक्रिया क्या होती है, इसको बोलती है प्रोसेसिंग, बोलती है, प्रसंस्करण बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कोप है एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसमें, प्रोसेसिंग के। क्योंकि उत्पादों की जो कीमत है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, उनकी उपयोगिता में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, इसलिए कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है। हम जरा विचार करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि विपणन की व्यवस्था है, क्या उसमें ये सारी चीजें हैं या नहीं, इसी को ध्यान में रख करके हम बात करें। ध्यान रखिएगा, जो विपणन व्यवस्था है भारत में, या विपणन के जो माध्यम हैं भारत में, विपणन के माध्यम कौन है भारत में, कृषि विपणन के माध्यम कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। एक तो जो फेयर्स लगते हैं, फेस्टिवल, मेले जो लगते हैं फेस्टिवल पर, वो भी एक क्या है, उसके माध्यम से किसी उत्पाद का विपणन किया जाता है। बहुत सारे जो उत्सव मनाए जाते हैं, और उत्सव पर आधारित कोई यदि मेला लगा, फेयर लगा, उस पर क्या होता है, एक मार्केटिंग वहाँ होती है ग्रामीण एरिया। दूसरा, जो वीकली मार्केट लगते हैं, कौन से, वीकली मार्केट, ग्रामीण क्षेत्रों में जो वीकली मार्केट लगता है, जो साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसको हाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाट। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि हाट गए थे, पढ़ा है ना, उसी को बोलते हैं वीकली मार्केट। साप्ताहिक जो बाजार है, उसमें भी लोग, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला किसान अपने कृषि उत्पाद को बेचता है, और बेच करके अपनी अन्य जरूरत की चीजें उस बाजार से खरीदता है। वो भी एक तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है
जो रेगुलेटेड मार्केट हैं, नियमित मंडी जो है वो मंडी कई लेवल की है, बड़ी मंडी भी है, छोटी भी मंडी है। तो बड़ी मंडी में जा करके वो बेचता है, एक तरीका होगा। और अभी सरकार ने जो प्रयास किया, एक और तरीका है, सरकार क्या करती है, सरकार स्वयं खरीदती है। ठीक है, कृषि उत्पादों को सरकार स्वयं खरीदती है, गवर्नमेंट परचेज भी होता है। सरकार का क्रय होता है, सरकार क्रय, गवर्नमेंट परचेज। कई सारे सरकार क्रय केंद्र बनाती है और उस क्रय केंद्र पर किसानी को जो अतिरिक्त उत्पाद हैं उनको खरीदती है, जो उनकी पॉलिसी, उस पॉलिसी के आधार पर जाता है। हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। है क्या कि अभी जो व्यवस्था है भारत में, उसमें इसके माध्यम से भी होता है, मार्केट भी लगते हैं, मार्केट भी। लेकिन अधिकांशतः किसानों के जो उत्पाद हैं, जो सेल करना चाहता है, जो बेचना चाहता है, वो क्या है, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। जो अनरेगुलेटेड मंडी होती है, अनियमित मंडी जिसे हम कहें, ठीक इसको उल्टा, कौन सी मंडी, जो अनियमित, अनरेगुलेटेड मार्केट। अगर सरकार का एक प्रयास है कि सारे मार्केट को किस में कन्वर्ट किया जाए, नियमित मंडी, एक मार्केट कमेटी हो, और वह मार्केट कमेटी क्या करेगी, उस बाजार को संचालित करेगी। एक बाजार समिति होगी, उस बाजार समिति में जो विक्रेता, जो फार्मर्स हैं उनके प्रतिनिधि भी होंगे, जो आढ़तिये हैं जो अनाज को खरीदते हैं उनके प्रतिनिधि भी होंगे, सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे, ताकि यदि कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है उस बाजार में, उसका समाधान किया जा सके। अनरेगुलेटेड जो मंडी होती है, उसमें होता क्या है कि ऐसी बाजारों में एक तो सूचना पर्याप्त नहीं होती, बाजार के बारे में सूचना पर्याप्त नहीं होती है। दूसरी बात, जो अनऑथराइज्ड डिडक्शन है, अनाधिकृत कटौतियाँ हैं, वो बहुत अधिक होती हैं। जैसे आप देखो मेले में, आप देखो मेले में जो विक्रय केंद्र के रूप में कार्य किया जाता है, या जो वीकली मार्केट रखते हैं, वहाँ देखिए कई सारे आयोजन के नाम पर, किस क्षेत्र में इस प्रकार विशेष प्रकार का आयोजन हो रहा है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। तो आने वाला क्या करता है, कोई व्यक्ति आता है और उसमें से कुछ अनाज जो किसान बहुत कम मात्रा में लेकर के बेचने के लिए बैठा होता है, उसका एक हिस्सा उस कार्य के लिए लेकर चले। अनऑथराइज्ड कटौतियाँ, कुछ और भी आते हैं किसी और नाम पर, तो क्या करते हैं, एक तरह की अनधिकृत कटौती जो अनियमित मंडी, उसमें देखी जाती है। तीसरी बात आप देखो कि जो अनियमित मंडियां हैं, उस अनियमित मंडियों में जो मापने की जो पद्धति है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है। मैट्रिक जो पैमाना, उसका प्रयोग नहीं होता है। आपने देखा होगा कि मेले या जो अनियमित मंडी है, वहाँ पर कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं अनाज को, उसके पास रजिया होगा, इस तरह से जो लोकल लेवल पर जो परिचित जो मापन के तरीके हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। वो जो मापने वाले लोग होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी एक खास तरह के लोग होते हैं। और प्रायः देखा जाता है जो आढ़तिये होते हैं, जो व्यापारी है, जो खरीदता है, उनके पक्ष में ही वो मापता है। तो उससे नुकसान, कई बार उसको लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है किसानों और व्यापारियों में। और चूंकि व्यापारियों की संख्या कम होती है, ठीक है, और मार्केट पर एक होल्ड होता है, तो प्रायः उस डिस्प्यूट में सब चीज़ें किसके फेवर में जाती हैं, व्यापारी के फेवर में जाती हैं। किसान नहीं कुछ कर पाता है, किसान बार्गेन भी नहीं कर पाता है। यदि किसान ये स्टिक कर जाए कि नहीं, हम अपने उत्पाद को इतने कम कीमत पर नहीं बेचेंगे,
क्योंकि ये कर्टेल बना लेते हैं व्यापारी, कर्टेल बना करके कीमत को क्या किया, कम तय कर दिया। किसान ये देख रहा है कि हमको शाम तक क्या करना है, शाम तक हमको जो अन्य हमारी आवश्यकताएं हैं उसको खरीदना है, तो मजबूर होकर बैठा रहता है बेचने के लिए। फिर क्या करता हो, बाद में वो बेच करके चला जाता है, उनके अनुसार, व्यापारी के अनुसार ही कीमत ले करके वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के जो सप्लाई है, मार्केट के सप्लाई में उसका जो हिस्सा है वो क्या है, बहुत कम है। वो बार्गेन नहीं कर सकता, उसको बार्गेनिंग पावर नहीं। यदि एक कहता कि हम नहीं बेचेंगे तो क्या होगा, वो बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। कब कर सकता था, मैंने आपको बताया, जब सप्लाई में किसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जब मार्केट की सप्लाई को प्रभावित कर सकता है सप्लायर, तभी वह अपने उत्पाद के लिए अधिक कीमत वसूल सकता है। ऐसी स्थिति कृषि विपणन में जो वीकली मार्केट लगते हैं, जो फेयर्स लगते हैं या रेगुलेटेड मार्केट भी लगते हैं, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं मिलती। ठीक। दूसरी बात, किसानों में प्रायः ये भ्रम है, भ्रम मैं मानता हूँ, भ्रम है कि हम चीट करेंगे, किसको, व्यापारी को चीट करेंगे, इस तरह का साहस भी दिखाते हैं। क्यों, किस तरह से, जैसे आप देखो ग्रेडिंग को क्या करें, इग्नोर करते हैं, ग्रेडिंग को इग्नोर करते हैं। आप देखो जो क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे, प्रायः जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो, तो जब अनाज को उसके डंठल से निकाला जाता है, अलग किया जाता है, तो सेपरेशन का एक क्या है, एक तरीका है। कैसे सेपरेट करते हैं, हवा देते हैं और हवा से उड़ाते हैं। जो अच्छे दाने होंगे वो सीधे वर्टिकल आ जाएंगे, थोड़े कम, थोड़े हल्के होंगे, थोड़े आगे जाएंगे, और हल्के और आगे जाएंगे। तो जितने भी क्वालिटी खराब क्या होगी, उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। किसान क्या करता है कि हम चीट कर लेंगे, अच्छे अनाज को, अच्छे क्वालिटी को खराब क्वालिटी के साथ मिक्स कर देता है। वो सोचता है कि ये तो खराब है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से अच्छे अनाज को में मिला करके बेच देंगे। जब मार्केट जाता है, क्योंकि ग्रेडिंग में क्या, ग्रेडिंग के बारे में बहुत समझ अच्छी नहीं उसकी, वो सोचता हम चीट कर जाएंगे। और जैसे व्यापारी देखता है तो जो उसका अच्छा अनाज था, जो क्वालिटी प्रोडक्ट था, उसकी भी कीमत क्या देता है, बहुत कम कीमत। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, किसान। वो सोच कर जाता है कि हम क्या करेंगे, हम जो है हम कर लेंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है। प्रायः अच्छे जो प्रोडक्ट हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, उनकी उसको कीमत क्या मिलती है, क्यों, क्या करने से, जो मिक्स किया उसने, एक दूसरे को मिला दिया, अच्छे उत्पाद और खराब उत्पाद को मिला करके जो सेल करना चाहता है। प्रायः देखो मानसिकता होती है ऐसे। तो कई सारी कमियां हैं जिससे किसानों के साइड से भी कमियां हैं, और बाजार की जो स्थिति है, मंडी जो है वहाँ भी है, क्योंकि वहाँ जो मेट्रिक पैमाना उसका प्रयोग नहीं होता है। मार्केट में सारे सिचुएशंस व्यापारी के पक्ष में होते हैं, इसलिए उनकी बेहतर प्राइसिंग नहीं हो पाती है। इसी के साथ ही साथ हम देखें, एक तो बाजार की स्थिति हो गई, जो यातायात के साधन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आप देखो, देश की हम बात करें तो 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई, और जिसके माध्यम से हर गांव को लिंक रोड के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रयास किया। बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट वो पूरा किया गया। और आज समय मुझे नहीं लगता कि आप देखो, 4 तरह की रोड, 4 तरह की, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और रूरल रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड यानी रूरल रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 तरह की रोड है। आप देखिए, आप कलर, जो पिलर्स होते हैं उनके कलर को, उनका सबका कलर क्या होता है, अलग अलग। उसको देख कर जान सकते हो कि ये रोड जिस पर हम चल रहे हैं, ये रोड कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, रूरल रोड है, या स्टेट हाईवे है, या नेशनल हाईवे। आप जान सकते हो सबका पिलर का कलर क्या होता है, अलग अलग, वो आप बेहतर जानते हो। तो अब वो स्थिति नहीं है। अब चूंकि यातायात की सुविधाएं भी बढ़ी हैं और जो सड़क मार्ग है वो बेहतर हो चुका है। हर सीजन में जब चाहे किसान अपने कृषि उत्पाद को एक बेहतर विपणन केंद्र तक पहुंचा सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जरूरी है बड़े विपणन केंद्र की सारी सूचनाएं उसके पास हों,
लेकिन सूचनाओं का क्या, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में सूचनाओं का क्या है, अभाव। इंफॉर्मेशन, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है किसानों को मंडी के बारे में, वो अभी भी नहीं मिल पाती। तो होता क्या कि जो मंडी है उसमें एक तो सौदा शक्ति इनकी कमजोर है। सौदा शक्ति, क्यों सौदा शक्ति कमजोर है? क्योंकि कुल बाजार में जो आपूर्ति है उसमें इनका हिस्सा क्या होता है, कम, इसलिए सौदा शक्ति कम होती है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, एक किसान को कम मात्रा में उत्पाद बेचना है तो क्या करेगा वो? क्या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेल करना चाहेगा? वो दूध बेचना चाहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी का भी अभाव है। ठीक है। दूसरा, इनके पास जो बार्गेनिंग पावर है वो कम है। ये बेहतर मूल्य के लिए प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फाइनेंस की पर्याप्त सुविधा नहीं है। ठीक है। और अनाज चूंकि बल्कि होते हैं, कृषि उत्पाद क्या होते हैं, बल्कि बहुत भारी होते हैं, अधिक स्थान घेरते हैं, जो कवर्ड एरिया होता है इनका बहुत अधिक होता है, इसलिए भी क्या करना चाहता है, जल्दी से जल्दी कृषि उत्पाद को बेचना चाहता है। अब जरा विचार करो, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए जिससे कि उनकी सौदा शक्ति बढ़ जाए, सस्ते यातायात साधन मिल जाए और बेटर प्राइसिंग के लिए प्रतीक्षा करने की क्षमता उसमें बढ़ जाए, बेटर प्राइसिंग, यानी स्टोरेज की फैसिलिटीज हो जाए, स्टोरेज की फैसिलिटीज हो जाए, उनको अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उनसे वित्त की सुविधा उपलब्ध हो और प्रोसेसिंग का भी कार्य संभव हो जाए, तो निश्चित रूप से किसानों को उनके कृषि उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकता है। हम लोग विचार करें, क्या इस दिशा में कोई विकल्प है या नहीं? सबसे पहला जो विकल्प सामने आता है वो था कोऑपरेटिव मार्केटिंग का। किसका आता है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कृषि सहकारी विपणन सोसाइटीज, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, कृषि सहकारी विपणन समितियां, देखो बहुत महत्वपूर्ण है। और कृषि विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से, ये सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उत्पाद का विपणन का कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से जिनकी जरूरत है बेहतर कीमत के लिए, उन सभी जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। जैसे नंबर 1 हमने क्या कहा आपसे, एक तो बार्गेनिंग पावर। यदि बहुत सारे किसान मिलकर के समिति बना लें और उस समिति को ही क्या करें, अपने उत्पाद बेचेंगे कैसे? समिति को दे दिया, समिति के पास क्या होगा, समिति के पास अपना स्टोरेज होता है, समिति क्या करती है, उसको भंडारण कर लेती है और समिति उस किसान को एडवांस में अग्रिम कुछ धनराशि दे देती है, तो उसकी तत्काल की आवश्यकता क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, भंडारण भी हो जाएगा। और कब बेचेगी समिति, कब बेचेगी, कोऑपरेटिव कब बेचेगी, जब ऑफ सीजन होगा, जब बेहतर मूल्य मिलने वाला होगा, तब कोऑपरेटिव क्या करेगी, उसको सेल करेगी बेहतर कीमत। कोऑपरेटिव चूंकि इंडिविजुअल जो किसान है उसके पास बहुत कम मात्रा में कृषि उत्पाद है, लेकिन कोऑपरेटिव जब कई सारे किसानों का इकट्ठा करके मार्केट में सप्लाई करेगी तो क्या होगा, कोऑपरेटिव के पास बार्गेनिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट की सप्लाई को कोऑपरेटिव क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। बात समझ में आ रही है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक बेहतर विकल्प है कि नहीं है? दूसरा, कोऑपरेटिव के माध्यम से प्रोसेसिंग का कार्य, यानी कोऑपरेटिव के माध्यम से भंडारण का कार्य, कोऑपरेटिव के माध्यम से विपणन का कार्य, कोऑपरेटिव के माध्यम से प्रोसेसिंग का कार्य, कोऑपरेटिव के माध्यम से कोऑपरेटिव के पास अपने यातायात के साधन भी होते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर
किसी उत्पाद को ले जा सके। तो एक बेहतर विकल्प है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कृषि विपणन के बेहतरी के लिए सहकारी विपणन समितियों का एक बेहतर विकल्प है, और निश्चित रूप से भारत में कोऑपरेटिव मार्केटिंग के माध्यम से एक बड़ा कार्य किया जा रहा है, उनकी भूमिका है। कृषि विपणन में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि भारत में कृषि विपणन के संदर्भ में जो सहकारी समितियां हैं उनकी भूमिका क्या है, क्या रोल उनका है, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, यानी एक बेहतर विकल्प है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कई सारे ऐसे प्रदेश हैं, आप देखो, खास तौर से जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, उनके विक्रय का काम हम महाराष्ट्र की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती हैं महाराष्ट्र में बड़े पैमाने। प्रोसेसिंग का काम बड़े पैमाने पर कौन कर रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। हम आपको डिटेल बताएंगे। यदि यूपी की बात करो तो यूपी में बहुत सारी जो चीनी मिलें किसके अंतर्गत हैं? कोऑपरेटिव के अंतर्गत है। और टोटल जो चीनी प्रोडक्ट होता है उसका लगभग 60% कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। 60%, 57% है, 60% कोऑपरेटिव प्रोड्यूस करती है। प्रोसेसिंग का कार्य 60% लगभग करती है, ऑलमोस्ट 60% कोऑपरेटिव की भूमिका न केवल कृषि उत्पादों के विपणन के लिए है, बेहतर विपणन व्यवस्था के लिए है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास जो ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए उसमें भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग कृषि विपणन के लिए एक बेहतर विकल्प है। हमें इस पर जरूर ध्यान देना होगा कि वास्तव में कृषि विपणन में जो जितने भी सहकारी समितियां हैं उनकी क्या भूमिका है, उनका विपणन में क्या रोल है, उनका स्टोरेज में क्या रोल है, उनका प्रोसेसिंग में क्या रोल है। ठीक है, और इसी के साथ सरकार ने क्या और कदम उठाए हैं जिससे कि कृषि विपणन की व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो सके और किसानों को एक प्राइस इंसेंटिव मिले, और उस प्राइस इंसेंटिव से किसान उत्पादनकर्ता को बढ़ाने और उनका पारिवारिक जो आय है वो बढ़े, और एक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामीण क्षेत्र का जो रूपांतरण है उसकी संभावना बेहतर। क्या किया है इसके बारे में हम कल बात करेंगे।